Ptolemy's Almagest, a work on astronomy written in Greek before 140 CE and later translated into Arabic, carries the Arabic definite article al, which brings out the Arabic connection. Among the Muslim writers who were regarded as men of wisdom in the Italian world were Ibn Sina, an Arab physician and philosopher of Bukhara in Central Asia, and Al-Razi, author of a medical encyclopedia. Ibn Rushd, an Arab philosopher of Spain, tried to resolve the tension between philosophical knowledge and religious beliefs. His method was adopted by Christian thinkers. जबकि एक और यूरोप के विद्वान ग्रीक ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, दूसरी ओर ग्रीक विद्वान अरबी और फारसी यानी पर्शियन विद्वानों की राइटिंग्स को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए ट्रांसलेट कर रहे थे। ये ग्रंथ नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसन और केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। टॉलमी की अलमजेस्ट, जो कि एस्ट्रोनॉमी शास्त्र पर रचित ग्रंथ है, 140 सीई ग्रीक भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ। ये अरबी भाषा के डेफिनेट आर्टिकल अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी यानी ग्रीक और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों, जिन्हें इटालियन दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, में अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के फिलोसफर इब्न सिना, लैटिन में एविसिना और मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया के लेखक अल राजी सम्मिलित थे। Humanists reached out to people in a variety of ways. Though the curricula in universities continued to be dominated by law, medicine, and theology, humanist subjects slowly began to be introduced in schools, not just in Italy, but in other European countries as well. स्पेन के अरबी दार्शनिक मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्ट अपनी इस बात तक तरह तरह से पहुंचाने लगी। चाहे यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम में लॉ, मेडिसन और थियोलॉजी का दबदबा रहा, फिर भी ह्यूमनिस्ट विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाए जाने लगे। ये सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। Now we will study about artists and realism. Formal education was not the only way through which humanists shaped the minds of their age. Art, architecture, and books were wonderfully effective in transmitting humanist ideas. इस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन ह्यूमनिस्ट के लिए केवल फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं था। आर्ट, आर्किटेक्चर और बुक्स ने ह्यूमनिस्ट विचारों को फैलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडिंग वर्क्स ऑफ द पास्ट। द मटेरियल रिमेन्स ऑफ रोमन कल्चर वर सॉट with as much excitement as ancient texts. 1,000 years after the fall of Rome, fragments of arts were discovered in the ruins of ancient Rome and other deserted cities. Their admiration for the figures of perfectly proportioned men and women sculpted so many centuries ago made Italian sculptors want to continue that tradition. In 1416, Donatello broke new ground with his lifelike statues. पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन कल्चर के मटेरियल रिमेन्स की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि
भूत के प्राचीन ग्रंथों की। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इटालियन स्कल्पचर्स को प्रोत्साहित किया। 1416 में दोनातलो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। आर्टिस्ट कंसर्न्स to be accurate was helped by the work of scientists. To study bone structures, artists went to the laboratories of medical schools. Andreas Vesalius, a Belgian and a professor of medicine at the University of Padua, was the first to dissect the human body. This was the beginning of modern फिजियोलॉजी। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नर कंकालों यानी बोन स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करने के लिए कलाकार मेडिकल कॉलेजेस की लेबॉर्ट्रीज में गए। बेल्जियम मूल के आंड्रियस वेसालियस पादुआ यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ यानी डायसेक्शन की। इसी समय में आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी का प्रारंभ हुआ। पेंटर्स did not have older works to use as a model, but they liked sculptures painted as realistically as possible. They found that a knowledge of geometry helped them understand perspective, and that by noting and changing quality of light, their pictures acquired a three-dimensional quality. The use of oil as a medium of painting also gave a greater richness of colors to paintings than before. In the colors and designs of costumes in many paintings, there is evidence of the influence of Chinese and Persian art made available to them by Mongols. Thus, anatomy, geometry, physics, as well as a strong sense of what was beautiful gave a new quality to Italian art, which was to be called realism and which continued till the 19th century. चित्रकारों के लिए नमूनों के तौर पर प्राचीन कृतियाँ नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें अब ये मालूम हो गया कि ज्योमेट्री के ज्ञान से चित्रकार अपनी पर्सपेक्टिव को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में 3 डायमेंशनल यानी त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है। पेंटिंग्स के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पहले की तुलना से अधिक रंगीन और चटक बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिज़ाइन और रंग संयोजन में चीनी यानी चाइनीज़ और पर्शियन पेंटिंग्स का प्रभाव दिखाई देता है जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। इस तरह एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स और ब्यूटी की उत्कृष्ट भावना ने इटालियन कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में रियलिज्म कहा गया। रियलिज्म की यह परंपरा 19वीं सेंचुरी तक चलती रही। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, स्टे इंडोर्स, स्टे